इस फिल्म की शुरुआत होती है, हमें एक आर्मी बेस में एक मुर्दा घर को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है जो कि अपने असिस्टेंट को एक खास तरह की केमिकल की 200 बोतल को रिवर्स में खाली करने के लिए कहता है, लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है ये केमिकल बहुत ही खतरनाक है और अगर हमने इसे रिवर में डाल दिया तो उसमें रहने वाले जीवों के लिए ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन जो हेड साइंटिस्ट था वो उसकी बात नहीं मानता, उन 200 बोतल को रिवर्स में खाली करने का ऑर्डर दे देता है। इसीलिए असिस्टेंट उनका कहना मानकर उन बोतलों को रिवर्स में डाल देता है। खैर इसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब नदी में 2 फिशरमैन मछलियां पकड़ रहे थे और इसी बीच उन लोग को एक नदी में कीचड़ दिखाई देता है। वो कीचड़ छोटा तो था लेकिन उसके हाथ पैर दोनों थे। वो लोग यहाँ पर ये समझ नहीं पाते कि आखिर ये छोटी चीज है क्या। वो छोटा कीचड़ वो काफी चालाक होता है, वो इनके हाथों से छुटकर वापस से पानी में चला जाता है। इसके बाद हमें 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक शॉपकीपर को देखते हैं जिसका नाम गेंगडू होता है। वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। गेंगडू थोड़ा सीधा साधा और थोड़ा दम था। वो छोटी मोटी गलतियां भी किया करता था। वो थोड़ा लापरवाह होता है। गेंगडू की एक बेटी भी होती है जिसका नाम लियोन्सी था। गेंगडू अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करता था और वो उसका ख्याल भी रखता था। लियोन्सी अपने फादर से एक नया मोबाइल लाने की डिमांड करती है। अब गेंगडू भी अपने बेटी को फोन दिलाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। लियोन्सी के दादा भी होते हैं जो कि उसका काफी ख्याल रखते थे। अब गेंगडू अपनी बेटी के साथ टीवी देख रहा होता है, तभी उसके फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि कस्टमर को जाकर बियर देकर आओ। अब गेंडू अपने कस्टमर के लिए बियर लेकर उसके पास जाता है, लेकिन यहाँ पर बेच पर एक मछली से उनको कीचड़ दिखाई देता है जो कि थोड़ी देर बाद उनके पास आता है। अब गेंडू सहित बाकी सभी लोग उसके ऊपर बियर फेंकने लगते हैं। ऐसा करके उन्हें काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो मोनेस्टर यहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो गेंडू देखता है कि वो कीचड़ पानी के बाहर आ गया है और बाहर आकर लोगों को अपना शिकार बना रहा था। अब लोगों का इस तरीके से शिकार होता हुआ देखकर अब गेंगडू भी बहुत बुरा डर जाता है और वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो मोनेस्टर एक आदमी की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन गेंगडू एक साइन बोर्ड को उठाकर उसकी कीचड़ की पूंछ पर मारता है, जिससे कि उस कीचड़ की पूंछ पर खून निकलने लगता है और वो खून गेंडू के फेस पर भी लग जाता है। ये मोनेस्टर यहाँ पर एक आदमी को निकल रहा था, ये देखकर गेंगडू यहाँ से डरकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गेंगडू के फादर और उसकी बेटी गेंगडू के लाइफ सिस्टम की परफॉर्मेंस देख रहे थे। गेंगडू की सिस्टर जो कि कस्बों में एक्सपर्ट थी वो सेमीफाइनल में हार जाती है। ये देखकर लियोन्सी उदास जाती है और बाहर निकल आती है, पर तभी गेंगडू अपनी बेटी का हाथ पकड़कर यहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो मोनेस्टर इनके पीछे पड़ गया था। भागते हुए लियोन्सी नीचे गिर जाती है, लेकिन गेंगडू इसका हाथ पकड़ लेता है और ये लोग फिर से भागने लगते हैं। जब गेंगडू पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाता है कि उसने किसी और बच्ची के हाथ पकड़ रखा था। तभी वह मोनेस्टर लियोन्सी के पास जाता है और उसे अपनी पूंछ में फंसाकर रिवर के अंदर लेकर चला जाता है। अब गेंगडू अपनी बेटी को ले जाता हुआ सिर्फ देखता ही रह जाता है। अब जिन लोगों ने उस कीचड़ को देखा है उन लोग को एक खास जगह पर बंद कर दिया जाता है। मिलिट्री और पुलिस उन सभी एरिया को सील भी कर देती है। फोन में उन सभी लोगों की पिक्चर थी जिसे मोनेस्टर ने अपना शिकार बनाकर मार डाला, यानी कि उन्हें खा लिया। उन सभी पिक्चर में से एक पिक्चर लियोन्सी की भी थी, जिसे देखकर उसके पिता और दादाजी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वहाँ पर गेंगडू की सिस्टर और उसका भाई भी आ जाते हैं। गेंगडू का भाई उसे बहुत मारता है क्योंकि वो गलती से अगर किसी दूसरी बच्ची का हाथ ना पकड़ता तो वो आज जिंदा होती। तभी यहाँ पर ये लोग कॉस्ट्यूम पहनकर एक आदमी आता है जो कि इन लोगों से सवाल करता है कि अगर कोई भी आदमी उसके करीब गया या उस मोनेस्टर से टच हुआ है तो वो अपना हाथ उठा दे। तब गेंगडू अपना हाथ उठाता है और कहता है कि उस मोनेस्टर का खून मेरे फेस पर लग गया था। अब इसीलिए गेंगडू को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि इसमें भी वही वायरस आ गया है जो कि उस मोनेस्टर में है। खैर हम देखते हैं गेंगडू की फैमिली और वो सभी लोग जिन लोगों ने मोनेस्टर को देखा है वो सब डॉक्टर के अंडर में है। अब रात में गेंगडू को एक कॉल आती है और जब वो कॉल को रिसीव करता है तो वो और किसी की नहीं बल्कि उसकी बेटी लियोन्सी की थी। लियोन्सी उनसे कहती है कि पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी गेंगडू उस पर बोलता है कि बेटा तुम इस टाइम कहाँ पर हो। उस पर लियोन्सी उससे कहती है कि मैं एक ब्रश के नाले पर हूँ जहाँ पर मेरे अलावा और भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। अब ये सुनकर गेंगडू और उसकी फैमिली खुश हो जाती है क्योंकि लियोन्सी अभी भी जिंदा थी। खैर अब अगले दिन ये लोग पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं, जिस पर पुलिस वाला कहता है कि गेंगडू की बॉडी में उस मोनेस्टर का वायरस तेजी से फैलता जा रहा है और इसीलिए ये पागल होता जा रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है। इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। लेकिन गेंगडू के फादर का एक पुलिस ऑफिसर दोस्त होता है जिसकी मदद से वो लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये दोनों अपने साथ वेपन्स और गन ले लेते हैं और कुछ जरूरत का सामान भी। खैर अब ये लोग यहाँ से चेकिंग एरिया से आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर इसे यहाँ से आगे जाने नहीं देता क्योंकि आगे के एरिया में जाने के लिए इन लोग को एक ID कार्ड की जरूरत होती है जो कि इनके पास होता नहीं। इसीलिए गेंगडू के फादर उससे पैसे ले लेते
जाते हैं, जो कि गेंगडू ने अपनी बेटी को मोबाइल फोन खरीदने के लिए बचाए होते हैं। गेंगडू के फादर वो पैसे पुलिस ऑफिसर को दे देते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ करना, इस बार तो हम अपना ID कार्ड भूला है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि वो मॉनिस्टर येलो वाले आदमी को अपना शिकार बनाकर उसी नाले में आकर रख देता है और वो इन लोग को यहाँ पर इसलिए जमा कर रहा होता है कि जब वो उसे भूख लगी तब वो उन्हें एक एक करके खा लेगा। और वो मॉनिस्टर लियोन्सियो को भी यहाँ पर लेकर आया था। तब लियोन्सियो वहाँ पर एक छोटे से पैप में जाकर छिप जाती है और लियोन्सियो ने उन्हीं लोगों में से किसी एक का फोन निकालकर अपने फादर को इन्फॉर्म किया था कि वो जिंदा है। खैर अब हम उसी दिन शाम में दो भाइयों को ब्रिज के नीचे देखते हैं। ये दोनों भाई सामान चुराने के लिए गेंगडू की शॉप पर आए हुए होते हैं। अब ये दोनों जितना चाहे खाने का सामान चुरा सकते थे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब थे और इन लोग का कोई घर भी नहीं होता, इसीलिए ये लोग हमेशा खाना चुरा कर ही खाया करते थे। लेकिन जब ये लोग खाना चुरा कर जा रहे होते हैं तभी वो मॉनिस्टर इन लोग के ऊपर अटैक कर देता है। वो मॉनिस्टर दोनों भाइयों में से एक भाई को मार देता है और छोटे भाई सीजू को अपने साथ लिए जाता है और ये मॉनिस्टर उसे भी इस जगह पर लाकर रख देता है। और जब वो मॉनिस्टर चला जाता है तो लियोन्सियो यहाँ पर आकर देखती है कि ये लड़का तो अभी जिंदा है। लियोन्सियो उससे उसका नाम पूछती है तो वो बताता है कि मेरा नाम सीजू है। फिर हम देखते हैं गेंगडू और गेंगडू के फैमिली के लोग अपनी शॉप पर आ जाते हैं और वो खाना खाकर यहाँ सो जाते हैं। ये लोग काफी ज्यादा दुखी भी लग रहे थे और जब अगली सुबह गेंगडू की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो मॉनिस्टर उनकी दुकान के सामने ही खड़ा है। इसे देखकर गेंगडू के फादर उस मॉनिस्टर के ऊपर फाइट करने लगते हैं, इसीलिए वो मॉनिस्टर उनकी शॉप पर अटैक कर उसे पलट देता है। अब ये सभी लोग बाहर आकर मॉनिस्टर के ऊपर गोली चला लगते हैं। वो मॉनिस्टर इन गोलियों से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है। ये लोग मॉनिस्टर के ऊपर इतनी ज्यादा गोलियां चलाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं होता कि उनकी बंदूक की गोलियां खत्म होती जा रही हैं। खैर अब वो मॉनिस्टर पानी में चला जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं। पुलिस इन्हीं की तरफ आ रही होती है, इसीलिए ये लोग दूसरी साइड रिवर की नदी की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वो मॉनिस्टर होता है। अब गेंगडू के फादर उससे गन लेते हैं जिसमें की एक गोली होती है। अब गेंगडू के फादर अपने तीनों बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और तभी यहाँ पर गेंगडू के फादर के पास वो मॉनिस्टर आ जाता है। अब गेंगडू के फादर मॉनिस्टर के ऊपर निशाना लगाते हैं और ट्रिगर दबा देते हैं, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि गन में एक भी गोली नहीं बची है। अब गेंगडू को भी ध्यान आता है कि गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी, उसमें कोई भी गोली नहीं बची थी। मॉनिस्टर गेंगडू के फादर को हिट करता है और दोबारा से रिवर में चला जाता है। गेंगडू तो अब अपने फादर के पास आता है तो वो देखता है कि उसके फादर तो अब मर चुके हैं और अपने फादर को खोकर गेंगडू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो यहाँ पर रोने भी लगता है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है, इसीलिए गेंगडू अपने भाई और सिस्टर को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन गेंगडू अपने फादर को छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो खुद को अपने पुलिस के हवाले कर देता है। इसीलिए गेंगडू को पुलिस पकड़कर लिए जाती है। वहीं दूसरी तरफ गेंगडू का भाई अपने एक दोस्त से मिलता है और उससे कहता है कि लियोन्सियो के कॉल को ट्रैक करो, इसीलिए वो कॉल ट्रैकर गेंगडू के भाई की मदद भी करता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्ट्राइकर ने अपने दोस्त यानी कि गेंगडू के भाई के साथ एक ट्रिक की है, यानी कि धोखा दिया है। दरअसल पुलिस ऑफिसर ने गेंगडू की पूरी फैमिली को पकड़ने के लिए इनाम रखा था, इसीलिए उस कॉल ट्रैकर ने इन्हें पकड़वाने के लिए चाल चली थी। इसके बाद वो कॉल ट्रैकर ऑफिस में भी चला जाता है जहाँ पर पुलिस और हॉस्पिटल के बाकी वर्कर्स होते हैं और सभी लोग गेंगडू के भाई को पकड़ना चाहते थे क्योंकि ये सभी लोग अपना इनाम पाना चाहते थे और इनाम पाने के लिए वो कॉल ट्रैकर गेंगडू के भाई को यहाँ तक लेकर आया था। वो सभी लोग यहाँ पर बाहर आते हैं और गेंगडू के भाई को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब क्योंकि गेंगडू के भाई को लियोन्सियो की लोकेशन के बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी खराब कर वो यहाँ से भाग जाता है। गेंगडू का भाई अपने सिस्टर को भी लियोन्सियो की लोकेशन को ट्रैक करके भेज देता है और दूसरी तरफ डॉक्टर गेंगडू को पकड़कर उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उसे यहाँ पर टॉर्चर भी किया जा रहा था। लेकिन गेंगडू यहाँ पर अपनी समझदारी दिखाता है, वो यहाँ पर डॉक्टर के ट्रैप से बचने के लिए यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लियोन्सियो अपने फादर का वेट कर रही होती है कि वो उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ गेंगडू की सिस्टर उसकी लोकेशन को ट्रैक करके वो वहीं पुल के नीचे तक पहुँच जाती है और अपना क्रॉसबो लेकर ये वही जगह होती है जहाँ पर वो लियोन्सियो होती है। लेकिन यहाँ पर वो मॉनिस्टर गेंगडू की सिस्टर पर अटैक कर देता है जिससे कि वो गिर जाती है और वो मॉनिस्टर यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लियोन्सियो और वो एक छोटा सा बच्चा मिलकर कपड़ों की एक रस्सी बनाते हैं। वो उस कपड़े की रस्सी को ऊपर लगी हुई जाली के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन वो रस्सी छोटी रह जाती है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। अब इसके बाद गेंगडू का भाई उस ब्रिज के नीचे आ जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी होमलेस भी मिलता है। अब गेंगडू का भाई उस होमलेस आदमी के साथ मिलकर एक पेट्रोल बम बनाने में कामयाब हो जाता है। अब ये लोग उस तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर वो मॉनिस्टर था। अब गेंगडू भी लियोन्सियो की लोकेशन को ढूंढ लेता है जहाँ पर वो नाले के घर जाता है जहाँ पर वो लियोन्सियो होती है, लेकिन उस वक्त वो लियोन्सियो और छोटा बच्चा सीजू उस वक्त मॉनिस्टर के मुंह में होते हैं। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पुलिस और डॉक्टर ने गेंगडू के साथ इतना ज्यादा टॉर्चर क्यों किया और तभी वो मॉनिस्टर उन लोग के भीड़ की तरफ आ जाता है जिससे
बचने के लिए वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब यहाँ पर गेंगडू और उसके भाई बहन भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब साइंटिस्ट ने उस मोनेस्टर को पकड़ने के लिए एक ऐसी गैस बनाई होती है, वो उस गैस को मोनेस्टर के ऊपर छोड़ देते हैं, जिसे सूंघकर वो मोनेस्टर लड़खड़ाने लगता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद गेंगडू अपनी छोटी बेटी लियोन्सियो और सीजू को उस मोनेस्टर के मुंह से निकाल लेता है। लेकिन अब देर हो चुकी होती है और लियोन्सियो अब मर चुकी होती है, लेकिन वो छोटा बच्चा सीजू अभी भी जिंदा होता है। और इसके बाद वो मोनेस्टर फिर से उठकर इन लोग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। और तभी वो होमलेस आदमी बहुत सारा पेट्रोल उस मोनेस्टर के मुंह में डाल देता है। और गेंगडू की जो सिस्टर होती है, जो कि अपने कमान पर एक आग वाला तीर लेकर उस मोनेस्टर के ऊपर फेंकती है, जिससे कि उस मोनेस्टर में आग लग जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। और वो अभी मरा नहीं था और वो जलने लगता है और वो मोनेस्टर अपनी जान बचाने के लिए पानी की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी सामने से गेंगडू आ जाता है। वो एक रॉड उस मोनेस्टर के मुंह में घुसा देता है और वो उस मोनेस्टर को मार देता है। अब गेंगडू तो उस मोनेस्टर को मार देता है, लेकिन इस बीच उसने तो अपने सबसे खास और सबसे प्यारे अपनी बेटी और अपने फादर को अब खो दिया था। अब क्योंकि सीजू भी अनाथ होता है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है, इसीलिए गेंगडू उसे अडॉप्ट कर लेता है और उसे अपना बेटा भी बना लेता है। अब गेंगडू काफी ज्यादा समझदार और एक अच्छा इंसान बन गया था, इसीलिए वो अपनी शॉप को भी काफी अच्छी तरीके से चलाता था और वो सीजू से इसी तरीके से प्यार किया करता था जैसे कि उसका खुद का बेटा हो। तो इसी के साथ ये वीडियो फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए आप लोग कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।